हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। डे वन आज करेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये आपका पॉलिटी का पहला लेक्चर है। हमारे पेड बैच में जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ और इसका सलूशन भी मिलेगा। जो लोग पेड बैच से नहीं जुड़ेंगे तो वो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख सकते हैं। तो पहले इसमें हम लोग थियरी का पार्ट करेंगे, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपके यूपी पीसीएस, आईएएस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये विकास यात्रा दो तरीके से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पे शासन किया गया, उसके बाद में ब्रिटिश ताज आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक करती है? तो 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक। उसके बाद में ब्रिटिश ताज आ जाता है। तो ये 1858 से और 1947 तक भारत पर शासन करता है। ये आपने पढ़ा होगा। एक बार इसमें क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आंसर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं, जो आपके संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो आपकी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उन पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी मुख्य बातें क्या रहती हैं? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद में इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं सर एलिजा एम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये अन्य न्यायाधीश बनते हैं। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ा, जिसके अंतर्गत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों, कौन कौन सी? बम्बई, मद्रास और बंगाल, इनको गवर्नर जनरल कहा गया क्योंकि मद्रास और बम्बई ये बंगाल के अधीन आ जाती हैं। तो इनका जो कंबाइन जनरल गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, ये समझ सकते हो। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से किसी भी लाइन का अगर आपको आंसर देना होगा तो वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। ये क्यों लाया गया? क्योंकि कुछ खामियां थी आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको ठीक करने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई और सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। ये मेन विशेषता रही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। उसके बाद में ईस्ट इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इसके आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। मद्रास और बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। फिर अब देखो चार्टर एक्ट देखेंगे 1813 का। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रहता है, बाकी चीजों पर एकाधिकार समाप्त किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान रखा जाता है। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसके बाद 20 साल बाद आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अभी तक 3 सदस्य हुआ करते थे, अब चौथा सदस्य बनाया गया
जो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन होता है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन इसी अधिनियम के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी चार्टर एक्ट के आधार पर मिलते हैं। आगे इसमें देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि होकर के अब सदस्य संख्या हो गई 12। नए सदस्य जो बनाए गए वो कौन कौन से थे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश रखा गया, बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुए थे। पृथक विधान परिषद की स्थापना आगे चलकर इसे लघु संसद का रूप दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। तो ये विशेषताएं थी 1853 के चार्टर एक्ट की। अब इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता देखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत राज्य सचिव को ये अधिकार सौंप दिए गए। ये एक विशेषता थी। इसके बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। जो भारत का राज्य सचिव था उसकी हेल्प के लिए 15 नए सदस्य इसमें ऐड करे गए जो सरकार को चला सके। फिर इसके बाद में 3 साल बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861। इसकी विशेषता देखेंगे। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य बने प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और 2 विधि सदस्य बनाए गए। इसके बाद में वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का मनोनीत करने का प्रावधान रखा गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये 3 भारतीय मनोनीत किए गए। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया। पहली बार श्रम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई। उसके बाद में बंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जो बंबई और मद्रास ये दोनों के जो अधिकार क्षेत्र थे वापस लौटा दिए गए, जो अभी तक बंगाल के पास रहा करते थे। आगे इसमें देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या बदलाव आए? केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। उस समय चुनाव संबंधी ऐसे किसी शब्द का शुभारंभ नहीं किया गया या उसका प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं मिला। फिर मोहल्ले मिंटो सुधार ये 1909 आता है। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या रहती है देखेंगे। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहले भारतीय नियुक्त किए गए। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। हिंदू मुस्लिम पृथक निर्वाचन कर सकते थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। मोंटेंगे चैमफोर्ड के इसको बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना होती है, एक राज्य परिषद रहती है और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसके अंतर्गत स्टार्ट की जाती है। सीमित मताधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसमें की जाती है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके भारतीय संविधान में इसकी बहुत सारी बातें ली गई हैं। सर्वप्रथम संघीय प्रणाली की नींव इसमें रखी जाती है। संघ की दो इकाइयां रहती हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट रहते हैं, विषय रहते हैं, प्रांत में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहती हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करा जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया जाता है। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था, ना कि संघीय न्यायालय। ये चीज ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें होती है और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। और प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में 2 सदनों यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था रखी गई थी। असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। यूपी उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था। फिर है आरबीआई की स्थापना होती है। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फेडरल लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च को ये भारत पहुंचा। भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट भारत को दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाता है और संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, ऐसा इस प्रावधान किया गया। फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक के 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम की करेगा। फिर उसके बाद में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाता है 1946 में। तो इसमें देखो जो मेंबर रहते हैं उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता प्राप्त जब हो जाती है तो उसका पहला जो मंत्रिमंडल बनता है उसको भी ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्रालयों के विभाग मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिलता है। CH भाभा को कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया जाता है। अरुणा आसफ अली को रेलवे और परिवहन मंत्रालय, C राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिलता है। आई चुंदरीगर को वाणिज्य और लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिलता है। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु मंत्रालय, गजामफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया जाता है। इसके बाद है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है 1947 में, जब देश आजाद हो चुका होता है। तो इसके मेंबर रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वैज्ञानिक शोध और राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश मामलों के मंत्रालय इनको दिए जाते हैं। सरदार पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले दिए जाते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, पुराना ही मंत्रालय मिल जाता है। अब्दुल अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय, सरजान मथाई को रेलवे और परिवहन, आर के षणमुखम चट्टी को वित्त मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, पहले भी इनको श्रम ही मिला था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है, और बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्रालय, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय, रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है। इसके अलावा वी एन गाडगिल को कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय मिलता है। तो ये आपका हो गया थ्योरी का पार्ट। अब देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं और इनको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ये आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्माण करते हैं, ये राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ये सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ये सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है संविधान दिवस के संबंध में पूछा गया है कथन एक, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो ये आपका आधारित था भारत शासन अधिनियम 1935। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। फोर्थ नंबर देखेंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विशेषताएं पूछी गई हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, ये वाला ठीक नहीं है। निर्वाचक मंडल अलग से नहीं बनाया जाता है, पृथक सांप्रदायिक चुनाव बनाई जाती है व्यवस्था केंद्र द्वारा प्रांतों को, और ये बनाया जाता है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए अलग से बनाया जाता है, लेकिन ये 1919 के अधिनियम में नहीं, ये 1909 के भारत शासन अधिनियम में बनाया जाता है। तो इसलिए गलत हो गया। केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट होगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये बताना है आपको, ये क्यों महत्वपूर्ण बना। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, पहला वाला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो यहाँ पे डी होगा, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? अभी आप देख रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। कब अलग हुआ था? 1937 में। तो ये ईयर याद रख सकते हैं। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया वह महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, ये सारे हैं। विधानमंडल के लिए स्थायी सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये वाला आपका सही नहीं है, डी पार्ट। कौन अगस्त 1940 में नवगठित या गठित प्रथम अंतरिम भारतीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सी पार्ट राइट होगा। किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें प्रिंट सही नहीं आया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो देखो यहाँ देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय नियामक 1973 के, इंग्लिश मिशनरियों की स्थापना
चार्टर एक्ट के तहत और गवर्नर जनरल में कानूनी नियुक्त चार्टर अधिनियम 1833। तो 2, 1, 3, 4 बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो संघीय प्रणाली क्या थी? अखिल भारतीय संघ। ए पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो ये करवाया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। द्वैध शासन प्रारंभ किया गया प्रांतों में, पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। ए पार्ट राइट होगा। किस विधान मंडल में ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? तो ये पारित किया था ब्रिटिश संसद ने। ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के पहला कानून ब्रिटिश राज के समय प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। ये भी ठीक है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से आच्छादित। ये भी तो तीनों सही है। सी पार्ट करेक्ट होगा। भारतीय परिषद अधिनियम इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के संदर्भ में पूछा गया है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। ठीक है ये। और सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था, उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते। ये भी ठीक है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। तो ये नहीं थी, नहीं, विधायी शक्ति थी। तो पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगेन देखो कथन दिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक, तो यहाँ पर तो आपके दोनों ही कथन सही होंगे, लेकिन ये एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। अलग अलग चीजें हैं, स्टेटमेंट दोनों सही है। रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। इसने योग्यता पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में मत की शक्ति को बदल दिया और गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया जाता था। तो इसे बताना है आपको। तो यहाँ पर ये सी पार्ट है, ये गलत है, शक्तियों में बदला नहीं था। सी पार्ट राइट हो जाएगा। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया जाता था? तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1 साल के बाद में 1774 में। बी पार्ट राइट होगा। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919। बी पार्ट राइट होगा। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो बजट पर बहस कर सकते थे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो अंशतः समाप्त किया गया था 1813 में और पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 में। तो यहाँ पर ए पार्ट राइट हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का
गठन किया गया? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा स्टार्ट की जाती है? तो ये शुरू की गई थी 1853 का चार्टर अधिनियम। सी पार्ट करेक्ट होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। डी पार्ट करेक्ट होगा। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो ये 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम। बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं? तो ये जनक कहे गए थे, आपको बताना है, लियोनेल कार्टिस। डी पार्ट राइट होगा। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान ये आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्ष बनाए गए थे रेडक्लिफ। ये रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की है, तो उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष बने थे रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है, कौन थे? तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफी लोग गलत करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। बी पार्ट राइट होगा। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल को। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट पर बहस करने का व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया ये है, तो ये 1860। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीसीएस बंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको सही लगे तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।